सभी भाई बहनों को नमस्ते। नमस्ते दीदी, सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सभी को दीदी, सभी को नमस्ते। नमस्ते। तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। अचल भाई, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने पुराने क्वेश्चंस रहते हैं जो इनकम्प्लीट होते हैं, वो उनकी एक आप पहले उनको ले लेंगे हम लोग, ताकि पुराने क्वेश्चंस जिन लोगों ने मेहनत की है उसमें क्वेश्चंस निकाले हैं और उसको व्हाट्सएप में भी डाला है, तो उनके क्वेश्चंस हम लोग पहले ले लेंगे। ठीक है दीदी। तो है ना? आप जैसे भी क्वेश्चंस लेते हैं जिस ऑर्डर में, उस ऑर्डर में फिर पेजेस को मैं आगे पीछे करता जाऊंगा। जी, तो फिर से सभी को नमस्ते और आदरणीय हमारे श्री नागराज जी बाबा जी को नमन करते हुए हम लोग क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो अस्तित्व का दर्शन किया, जीवन का दर्शन किया, उसमें मानव को मानव रूप में पहचाना और मानव कैसे जी सकता है सुखपूर्वक निरंतर, उस ज्ञान को हम तक पहुंचाया, जिससे आज इस समाज में मानव रूप में संस्कृति, मानव रूप में सभ्यता डेवलप हो पा रही है। तो कभी सोचे नहीं थे कि मानव रूप में शिक्षा कैसे होगी, मानव रूप में उत्पादन कैसे होगा, मानव रूप में न्याय कैसे होगा। तो इन सभी जितने भी आयाम हैं मनुष्य के, उन सभी आयामों में मनुष्य को सोचने का, जीने का, समझने का एक अवसर मिल रहा है। तो बहुत बहुत कृतज्ञता हम सभी की ओर से बाबा जी को और उनके पूरे परिवार को, और जीवन विद्या में लगे जितने भी हमारे वरिष्ठ भाई बहन हैं उन सभी को, और आप सभी को, क्योंकि आपकी ये प्रबल इच्छा अगर नहीं होती तो आज हम इतनी सुंदर गोष्ठी नहीं कर रहे होते। पिछले भी व्हाट्सएप ग्रुप में हमने देखा बहुत सुंदर प्रश्न आ रहे हैं। एक मौलिकता के साथ पिछली पूरी गोष्ठियों में आप सभी ने पूरी मौलिकता के साथ प्रश्न पूछे और समझने के लिए आपकी पूरी जिज्ञासा है, ये सबसे सुंदर बात थी। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो जिज्ञासा और प्रश्न का बाबा जी कहते थे, जिज्ञासा का अर्थ है जीने के लिए जो आपके प्रश्न हैं, जीने के लिए जो आप पूछ रहे हैं, वो है जिज्ञासा। और प्रश्न मतलब आप उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो जिज्ञासाएं बहुत ही अच्छी रही, बहुत सुंदर आप सभी ने सहयोग किया। तो इसके साथ हम आगे चलते हैं जी। तो अचल बेटा जी, अभी हम लास्ट में कहाँ थे, वहां से एक कंडक्ट आप ही करिए, है ना, कहाँ पे थे, और इतने पेजेस हमारे पूरे हो जाएं, पुराने क्वेश्चंस भी हो जाएं। जी, शुरू करिए। जी दीदी। तो दीदी, लास्ट टाइम अपन ने से तो पेज 17 में छोड़ा था कि पेज जी 18 से अपने को चालू करना था। पेज 17 में दीदी एक ना मेरा क्वेश्चन था छूटा हुआ पुराना, जी कि स्वायत्तता किसे कहते हैं। मतलब जब वो कहते हैं कि स्वायत्त, तो उसकी परिभाषा संहिता में है कि स्वयं के आधार पर इसका अर्थ समझ में नहीं आया दीदी। जी, बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। अ, तो दीदी और थोड़ा सा बीच में मैं बोल रहा हूँ, इससे पहले एक वो प्रतिभा और व्यक्तित्व में जो संतुलन है वो भी आज आप और करने वाले थे दीदी, क्लियर इसी में पेज में अ, ऊपर है पहले वो। अच्छा भैया, पिछले गोष्ठी में प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन में काफी डिटेल बात हुई थी। चलिए, शायद आखिरी में बात हुई थी दीदी की, फिर लेंगे इसको उस दिन करके अगली गोष्ठी में शुरुआत में। अच्छा, कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा और ले लेंगे, हालांकि पिछले बार काफी डिटेल में इसमें बात हो चुकी है जी। तो हम ठीक है ना दीदी। स्वायत्तता इसको लेते हैं ठीक है दीदी। जी। तो स्वायत्तता शब्द कहाँ पर आया है, इसी पेज में है। जी दीदी, जी ये यहाँ पे आया है। इस ढंग से बहुत सारी बढ़िया चीजें हमारे हाथ पे, इसका नाम दिया स्वायत्तता। मैं अपने में हम्म स्वायत्त हुआ, इसलिए आप भी हो सकते हैं। हम्म बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, क्या बात है।
तो बाबा जी ने जब पूरे अस्तित्व का दर्शन किया और मतलब लंबे समय तक उस दर्शन को देखते हुए समझा, बारंबार उसको देखा और बाबा जी का जो पूरी इस समझ को एक नाम दिया प्रतिभा। उससे कह रहे हैं कि स्वयं में मैं स्वायत्त हो गया, मतलब स्वयं के आधार पर अपने पे आलंबित होकर मैं अपने श्रमशीलता से, अपनी समझ से मैं जी सकता हूँ। तो स्वायत्तता के 5 गुण बाबा जी बताते हैं कि मैं अपने में स्वायत्त हो गया। ये इतनी सुंदर अपने में खुशबू आ गई कि, है ना, मतलब पूर्ण विश्वास के साथ जो मैं जी सकता हूँ, उसके 5 गुण जो बाबा जी बताते हैं। पहला है स्वयं में विश्वास हो गया। दूसरा है श्रेष्ठता का सम्मान करना आ गया, है ना। तो पूर्ण जब हम सब कुछ समझ जाते हैं तो क्या होता है, स्वयं में विश्वास आता है कि हाँ मैं समझ चुका हूँ। क्या समझ लिए? तो श्रेष्ठता को ही समझ लिए। वो किसी भी वस्तु में श्रेष्ठता, उसका प्रयोजन को समझ लिए। ये दूसरा गुण है, स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान। तीसरी स्थिति है प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन की एक स्थिति। मतलब मेरी जो समझ है उसके अनुरूप मुझे जीने में कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तो तीसरी ये स्थिति है। चौथा है मैं व्यवहार में सामाजिक हो गया, है ना। और पांचवा है कि व्यवसाय में मैं स्वावलंबी हो गया। तो स्वायत्तता मतलब एक एक मानव अपने पूर्ण वैभव के साथ जी रहा है। इससे ज्यादा होता नहीं, इससे कम में मानव जी नहीं सकता मानव के रूप में। तो अब इसको अगर हम डिटेल में लें तो व्यवसाय में स्वावलंबी मतलब मैं अपने को जान लिया, जीवन और शरीर के संयुक्त रूप को। इसीलिए मेरी जो श्रम करने की क्षमता है वो तो अक्षय है। अक्षय मतलब जो कभी खत्म नहीं होती। मैं निरंतर श्रम कर सकता हूँ, इसीलिए समृद्धि के भाव में जी सकता हूँ। तो ऐसे ही वो जिए भी, परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन करे और उस समृद्धि के भाव में जी पाए। व्यवसाय में ये है, व्यवसाय में स्वावलंबी। इसके ऊपर जो था, व्यवहार में सामाजिक हो गए। तो ये आगे एक लाइन और भी आई है, एक भाई का ये प्रश्न भी आया है। तो अभी हम सामाजिकता का मतलब परिवार से अलग एक स्थिति को कहते हैं, जबकि बाबा जी सामाजिकता का अर्थ कह रहे हैं संबंध और संपर्क का निर्वाह। कितनी सुंदर बात है। मैं सामाजिकता हो गया तो मुझे किसी से भय ही नहीं रहा। अब मैं हमेशा अपने आप को जांचने लग गया कि मैं जो समझा हूँ तो अपने संबंधों में कितना सुख से जी पा रहा हूँ, मूल्यों से जी पा रहा हूँ क्या, दायित्व कर्तव्य में जी पा रहा हूँ क्या। तो ये स्वायत्तता का मतलब है स्वयं के आधार पर स्वयं को ही देखने लग गए, स्वयं को ही जांचने लग गए। जी समझ गया दीदी, ये बहुत ही अच्छा हो गया, मतलब एकदम क्लियर हो गया। जी। वैसे दीदी मतलब जो स्वायत्तता कह रहे हैं और जिसको स्वतंत्रित होना कह रहे हैं, तो क्या ये एक ही चीज है कि ये अलग अलग है? स्वतंत्रित होना और स्वायत्तता, देखिए ये है तो स्वयं के आधार की ही बात। जहाँ पे भी स्व है वो स्वयं के आधार पर ही है बात। तो ये दोनों एक बात एकदम तो नहीं कह सकते हम, इसका पर्यायवाची है स्वतंत्रता, ऐसे नहीं कह सकते। स्वतंत्रित का मतलब है समझ का पूरा हो जाना, और स्वायत्तता समझ के बाद जो जीने का एक प्रारूप, जो जीने का एक योजना है, उसकी बात स्वायत्तता में कह रहे हैं बाबा जी। अच्छा समझ गया दीदी। कहीं पे भी ता शब्द आएगा ना, जैसे स्वायत्तता, ता मतलब उसकी निरंतरता हो गई, जीने में आ गया, है ना। निरंतरता के लिए ता शब्द उपयोग होता है। जी। जी दीदी। जी, अगला प्रश्न इसमें लीजिए। दीदी एक प्रश्न जो था वो सम विषम और मध्यस्थ शक्तियां वाला था, पर ये शायद अपन कवर कर लिए थे, या इसको थोड़ा सा और डिटेल में करना है, वो एक बार देख लीजिए। ठीक है। इसके पहले जो कुशाल भैया का प्रश्न था,
प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन वो पीछे है कि आगे है? दीदी हो गया क्लियर, लेकिन ये जो आपने अभी स्वायत्तता के बारे में बताया ना कि 5 तरीके, ये जो 5 चीजें होने से, पूरी होने से हम स्वायत्त होते हैं, तो जी, उसमें ये क्लियर हो गया दीदी, प्रतिभा और जी, व्यक्तित्व में संतुलन भी। जी, ठीक है भैया। हाँ, तो सम, विषम, मध्यस्थ इसको लेना है? हाँ जी जी दीदी, ये हाँ देखते हैं। ये किनका प्रश्न है और इसमें वो क्या जानना चाहते हैं? जी दीदी, ये सम विषम मध्यस्थ शक्तियाँ अर्थात गतियाँ हैं, और मध्यस्थ बल और शक्ति वैभवित होना ही मानव परंपरा का अद्भुत ध्येय है। इससे मैं चमत्कृत हुआ। जिन्हें भी इसकी गंध लगी वो चमत्कृत होते हैं। और मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ बल को कोई प्रयोजन के रूप में समझना अभी तक बना नहीं है। तो ये प्रयोजन के रूप में इसको कैसे समझें? और दूसरा है कि मध्यस्थ बल, शक्ति, सत्ता और जीवन, इन चारों बातों में 4 तथ्यों को समझाने का कार्य है मध्यस्थ दर्शन। तो ये 4 अलग-अलग बातें, इनको भी डिफाइन करना है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया। मूल बात तो यही है, मूल में तो इसे ही समझना है। ठीक है, जी। तो अगर हम अ, एक शिशु को देखें या एक पेड़ को देखें, है ना? मैंने सम, विषम, मध्यस्थ पर एक लेख छोटा सा भेजा था। आई होप कि आप सब उसको पढ़े होंगे। बहुत क्लियर उसमें लिखा हुआ है, पर फिर भी सम का अर्थ है कोई भी चीज का निर्माण करना, है ना? जैसे निर्माण करना कहें, या फिर अगर हम एक पेड़ को देखें तो एक पेड़ जो बढ़ रहा है, शिशु एक बढ़ रहा है, या हमारा ज्ञान की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, इसको हम देखते हैं समगति। फिर एक पेड़ जब बढ़ता है, एक शिशु जब बढ़ता है, तो फिर एक स्थिति आती है जब वो वैसा ही बना रहता है लंबे समय तक, है ना? इसी तरह से जब हम कोई बात को समझते हैं तो वो हमें बना रहता है ना? जीवन की अगर बात करें तो समझ समझ जो है वो एक बहुत सुंदर एक प्रश्न एक व्यक्ति ने किया है कि जो भी हम समझते हैं वो जीवन उसको कैरी करता है, कैरी फॉरवर्ड करता है, और जीवन उसको निरंतर कैरी फॉरवर्ड करता है ना? वो हमेशा जीवन में बना रहता है वो समझ। तो ये जो लंबा समय बना रहता है ना? इसको कह रहे हैं मध्यस्थ। जैसे एक पेड़ बना तो रहता है लंबे समय तक, है ना? अच्छा, उसका आकार, एक पेड़ का अगर देखें तो आकार भी निश्चित है। अगर सम गति है, वो बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें ज्यादा गोबर खाद डाले तो वो एक धान का पौधा पीपल बन जाएगा, ऐसे कभी नहीं होने वाला। तो सम, है ना, बढ़ रहा है तो उसका एक नियंत्रण है, वो है जो बनाए रखता है, उसका नाम है मध्यस्थ। तो जैसे जीवन में समझ एक समक्रिया से आ गई, अब वो जीवन में निरंतर बनी रहेगी, वो है मध्यस्थ। इसी तरह से एक पेड़ पौधे को देखें तो वो बीज छोड़ कर जाता है, अपनी परंपरा बनाता है। तो जो परंपरा दर परंपरा चली आ रही है उसको कह रहे हैं मध्यस्थ। तो अगर हम इस पौधे की ही बात लें, और जैसे टमाटर का साइज छोटा होता है नेचुरली, पर आज टमाटर को हम कृत्रिम रूप से देखें या फिर कोई भी सब्जियों को देखें तो कृत्रिम रूप से उसका आकार अलग दिखाई देता है। तो वो क्या है, वो कौन सी घटना है? तो हम देखते हैं उसकी परंपरा नहीं बन पाती। तो जिसकी परंपरा नहीं बन पा रही है वो क्या है, एक घटना है। ठीक है, तो सम मतलब निर्माण करना, बढ़ना। मध्यस्थ मतलब बने रहना, परंपरा के बने रहना, निरंतर बने रहना, भूत भविष्य वर्तमान में बने रहना, उसको कह रहे हैं मध्यस्थ। इसको मध्यस्थ दर्शन में बाबा जी ने पहचाना है इस गति को। और विषम कह रहे हैं, प्राकृतिक रूप से विषम एक व्यवस्था के अर्थ में है, और भ्रमित मानव विषम को दुर्घटना के रूप में, उजाड़ने के रूप में, धोखाधड़ी के रूप में, अमानवीयता के अर्थ में भ्रमित मनुष्य प्रस्तुत करता है। पर अस्तित्व में विषम क्रिया
व्यवस्था के अर्थ में है। जैसे पेड़ विरचित होते हैं, है ना, पेड़ मर जाते हैं, मनुष्य का शरीर विरचित हो जाता है जिसको हम मृत्यु कहते हैं। ये सब कुछ व्यवस्था के अर्थ में है। तो सम मतलब निर्माण करना, मध्यस्थ मतलब बने रहना, और विषम मतलब उसका विरचित हो जाना। तो दीदी, तो ये जी, विरचित होना प्रकृति में ये वुंडलेस प्रोसेस में ही आता है। व्यवस्था जैसे के अर्थ में ही है। व्यवस्था के अर्थ में ही है, तो जैसे अभी बहुत कुछ ऐसा विघटन कुछ होता है तो वो अव्यवस्था और तकलीफ दे वाला चीज है। लेकिन प्रकृति में जो नेचुरल है व्यवस्था, उसमें विषम शक्तियां भी वो मतलब स्मूथनिंग में ही हेल्प करती हैं। यही हुआ ना? जी, जी। हाँ दी, और तो बोलिए। हम जी, तो अगर हम मध्यस्थ को देख रहे हैं, तो मध्यस्थ बल और शक्ति, पिछले बार भी हमने बल और शक्ति पे बात की थी, मैंने उसको पोस्ट भी किया था। तो हर वस्तु ऊर्जा संपन्न है क्योंकि ऊर्जा में भीगी है। हर वस्तु ज्ञान संपन्न है, हर वस्तु को समझा जाता है क्योंकि वो ज्ञान में संपृक्त है। तो जो मध्यस्थ है, हर वस्तु एक परमाणु से ही बनी है। परमाणु अंश मिलकर परमाणु बनते हैं, परमाणु अनेक परमाणु मिलकर अणु बनते हैं, अनेक अणु मिलकर पिंड बनते हैं। तो ये जो सुंदर व्यवस्था है, ये बनी कैसे रहती है? परमाणु क्यों नहीं टूटता, है ना? तो उसको जो बाबा जी ने देखा कि जो मध्यस्थ बल है, जो कोई भी परमाणु के मध्य में जो अंश हैं, मध्य में जो क्रिया हो रही है, उसको एक नाम दिया, उसको जो पहचाना, वो है मध्यस्थ बल। ये हर परमाणु में होता है। इसीलिए कोई भी परमाणु परमाणु के रूप में बना ही रहता है, चाहे वो पदार्थावस्था हो, प्राणावस्था हो, जीवावस्था हो। ठीक है, परमाणु के रूप में हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, ऐसे होता नहीं। हाँ, वो कोई चीज था, पानी भी अलग हो जाएगी तो हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। तो कोई भी परमाणु परमाणु रूप में क्यों बना हुआ है? क्योंकि मध्य में मध्यस्थ बल उस सम और विषम को नियंत्रित कर रहा है, उसको उस रूप में बनाया हुआ है, उस परिणाम को निरंतर बनाया हुआ है। अब अगर हम मानव में देखें, मानव में जीवन में देखें, तो जीवन में मध्य में क्या है? मध्य में है आत्मा, है ना? तो ये जो आत्मा है, ये सम और विषम इन दोनों को नियंत्रित करता है। तो जैसे परिवार में हम देखते हैं, अगर एक समझदार व्यक्ति है, तो कोई ज्यादा कर रहा है, उसको भी नियंत्रित कर रहे हैं, कोई बुरा कर रहा है, उसको भी नियंत्रित करते हैं। तो उसी तरीके से वो चीज होती कैसे? क्योंकि वो परमाणु रूप में हो रही है। तो अगर हम जीवन में देखें, तो जीवन में जो आत्मा है वो मध्यांश में है, और मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, ये सब अविभाज्य है ना? तो अगर मन शरीर से ज्यादा शरीर की ओर ज्यादा भागता है, तो क्या होता है? हम दुखी होते हैं नेचुरली, हमें कोई दुखी करता भी नहीं तो भी। ये क्या है? ये मध्यस्थ बल का हमको प्रभाव दिखता है। फिर हम कहीं ज्यादा दुखी हो गए या गलत वस्तु से सुखी होने की कोशिश करते हैं, तो ये जो मध्यस्थ बल है, सम और विषम, है ना, दोनों को नियंत्रित करता है। तो मध्यस्थ का मतलब सम विषम का नियंत्रण करने का जो क्रिया है, उसको मध्यस्थ करते हैं, मध्यस्थ कहते हैं। और जीवन में जो मध्य में जो आत्मा है, इसका सम और विषम इससे अप्रभावित होता है। इसीलिए आत्मा में अनुभव की क्रिया होती है, और अनुभव मतलब सह अस्तित्व का अनुभव होता है। और सह अस्तित्व मतलब जो गलत और इस सबसे मुक्त है, उसमें सम विषम का कोई प्रभाव नहीं होता है। और मध्यस्थ बल मतलब जो प्रत्येक परमाणु के मध्यांश के रूप में जो कार्य होता है, जिससे गठन बना रहता है, उसको हम कह रहे हैं मध्यस्थ बल। और मध्यस्थ शक्ति, जो मैंने पिछले बार भी पोस्ट किया था, शक्ति मतलब अभिव्यक्ति, एक गति को हम कह रहे हैं शक्ति। हाँ जी दीदी। ये हाँ है दीदी, ना, ये तो शक्ति क्लियर हुआ मतलब था। गति। पिछली जी, बार था जी, कि हम जो समझते हैं उसको फिर एक्सप्रेस करते हैं, प्रमाणित करते हैं, वो शक्ति।
गति में आता हाँ, है जैसे और स्थिति। जैसे हाँ, स्थिति और गति, बल और शक्ति। हाँ, तो ये हम इसको बताया ऐसे था देखते आपने। हैं जैसे एक पानी है ना? पानी में क्या हम्म, स्थिति गति है? गति उसका आचरण है। पानी बल संपन्न है ना? पानी को प्यास बुझाने से हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। ये उसकी स्थिति गति अविभाज्य है। मनुष्य को सुखी होने से हम कभी अलग नहीं कर सकते, तो उसकी स्थिति है सुखी होना, है ना? जी उस गति से हम उसको अलग नहीं कर सकते। कृतज्ञता को सौम्यता से अलग नहीं कर सकते। तो इस रूप में बल और शक्ति और स्थिति गति ये अविभाज्य है, इसको अलग नहीं किया जा सकता। इसको, है ना, मध्यस्थ एक गति को बाबा जी ने पहचाना है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। और भी इसमें मध्यस्थ, बल, शक्ति, सत्ता और जीवन, ये सत्ता किसको बोल रहे हैं? व्यापक वस्तु का ही एक नाम सत्ता है, अच्छा। और जो एक मध्यस्थ दूसरे जीवन के जो बीच हम। में हाँ जी। जीवन, मध्यस्थ जीवन तो जैसे जीवन में जो मध्यस्थ है, अच्छा। हाँ, क्योंकि सब कुछ को समझने वाला जीवन ही है, इस मध्यस्थ वस्तु को भी समझने वाला जीवन है। जी। हाँ, इसीलिए। तो हम इसे प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे मूल्यांकन और जैसे परिवार में आपने कहा कि तो इमोशंस को बैलेंस करना, ये एक तरह से ये मध्यस्थ का ही जी प्रमाण है ऐसा। आ, हाँ, आप गलती से भी गलती को बार बार नहीं कर सकते। आप अच्छा। गलती से भी मतलब हम ही अपराध करें और उसको सही ठहराएं, ये आप बार बार कर ही नहीं सकते, क्योंकि मध्यस्थ प्रभावी है। मध्यस्थ जी सत्ता में आप संपृक्त हैं, तो इसीलिए बहुत सुखदाई ये बात है कि गलती को मतलब बहुत ज्यादा उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। अपराध, गलती, है ना, अमानवीयता, क्योंकि मध्यस्थ में हर वस्तु संपृक्त है। वो चाहे न चाहे वो मध्यस्थ में है ही, तो यू टर्न हमेशा है। तो वो उसको जो भी करता है उसको वो कंट्रोल करेगा ही, कि मैं गलती करती तो हाँ, मुझे मध्यस्थ से ये कंट्रोल, मतलब ये बैलेंस आता ही है कि वो उस तरफ ना जाए फिर। एक 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 एहसास तो हमें होता ही है, देखिए, होता है ना? ही है, भले हाँ, हमें सही का कंसाइंस। पता नहीं है, हाँ, हमें भले ही कंसाइंस सही बोलता का है। पता नहीं है, लेकिन गलती का तो पता चलता ही है। और सही की शिक्षा मिलने से ही हम वाकई में मध्यस्थ को समझकर ही मध्यस्थपूर्ण आचरण में आ सकते हैं। तो गलती का पता होने से सही करने लग जाएंगे, ऐसा होता नहीं। गलती से सीखा नहीं जा सकता। हम्म। हाँ, इसीलिए मध्यस्थ का पूर्ण अध्ययन आवश्यक है। तभी हम अपने परिवार में अपने परिवार को संतुलित रख पाएंगे, स्वयं को संतुलित रख पाएंगे। जी, सही को जी, समझकर सही की तरफ चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए जी बाबा जी कहते हैं कि केवल सही को समझना यही एक कार्यक्रम है, गलती अपने आप छूट जी, जाती हैं। अपने आप। करो न करो की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, जी, बढ़िया। जब सही चीज हाथ लग जाती तो वो अपने आप ही वो सब हट ही जाता है, अनावश्यक और रॉन्ग जो भी होता है वो अपने आप हटता जाता है। जी जी जी, जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। ठीक है दी। और हाँ, चल बेटा, दूसरा प्रश्न में चलते हैं। जी दीदी। दीदी एक ना 15 नंबर पेज में भी शायद एक क्वेश्चन आया हुआ था व्हाट्सएप पे। इनका यूजर नेम चक्कू दिखा रहा है, तो जिनका क्वेश्चन था एक बार वो एक्चुअली मैं ही पढ़ देता हूँ। तो उनका दीदी जो जी क्वेश्चन था वो ऐसा कुछ मतलब एक सेकंड। उनका क्वेश्चन था कि मानव जाति का ही पुण्य है, तो ये मानव जाति का पुण्य कैसे हुआ? मैं इसकी देख लेता हूँ। अच्छा। ये हाँ, अभी जो भी मैं मानव के रख रहा हूँ वो मानव जाति का ही पुण्य है, ऐसी मेरी स्वीकृति है। हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये तो।
ये बाबा जी ने पूरी संपूर्ण मानव जाति के लिए अपनी कृतज्ञता को रखा है ना। इस पे पहले भी बात होगी। बाबा जी कह रहे हैं कि आज जो भी मेरे हाथ लग गया, ये मैं ऐसा चाहता नहीं था कि मुझे पूरे अस्तित्व का दर्शन हो जाए। उन्होंने तो केवल इतना प्रयास किया था कि मेरे प्रश्न का मुझे जवाब मिल गया, और इतने छोटे से मैंने प्रयास किया था और इतनी बड़ी चीज हाथ लग गई। तो इतना मेरा वो था नहीं, है ना, इतना मेरा काबिलियत नहीं था। ये तो पूरे मानव जाति ने आज तक जो प्रयास किया, जो साधना की, है ना, जितने तपस्वी ज्ञानी लोगों ने, उनके बलबूते मेरे से ये हो गया। तो पूरे मानव जाति का पुण्य है। इसी कारण उनके पुण्यवश, उनके आशीर्वादवश, उनकी प्रेरणावश मैं एक इकाई हूँ, है ना, मैं केवल मात्र एक इकाई हूँ, और मेरे से ये घटना हो गई। तो इस तरह से पूरी मानव जाति के लिए कृतज्ञता और श्रेष्ठता का सम्मान करते हुए बाबा जी ने इस बात को लिखा है। बहुत ही बढ़िया दीदी। तो दीदी मुझे लगता है ना कि ये पुराने सारे प्रश्न जो है वो तो कवर हो गए हैं। अब आगे के जो प्रश्न है वो आगे के पेज में ही है, तो अपन आगे बढ़ जाते जी हैं। आगे चलते हैं। जी मधु दीदी, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं शायद इस पेज में। दीदी एक थोड़ा सा एक लाइन को और समझना चाह रहा था दीदी। जैसे जो जिसमें लिखा नहीं है कि मध्यस्थ बल और शक्ति वैभवित होना ही मानव परंपरा का अद्भुत ध्येय है। जी जी, उसको समझना चाह रहे हैं भैया? हाँ भैया। हाँ दीदी, जिसमें इसमें हाँ दीदी, ये मुझे भी समझना था। हाँ हाँ हाँ। तो जिसमें बाबा जी ये कह रहे हैं कि जीवन की बात कर रहे हैं कि मानव जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है। तो जीवन में मध्य में आत्मा है ना, और आत्मा एक बल है, उसकी शक्ति है प्रमाण। तो आत्मा की क्रिया है अनुभव और प्रामाणिकता। तो इसकी बात कह रहे हैं कि जो मध्यांश में आत्मा है, आत्मा की क्रिया है ना, आत्मा की क्रिया अगर शुरू हो जाती है ना, आत्मा की क्रिया या पूरी हो जाती है, क्रिया पूर्णता की ओर जाती है, तो जाकर मानव का जो लक्ष्य है वो असली में पूरा होगा। कि 4.5 क्रिया में होते हैं जब जीव चेतना में होते हैं, और जैसे जैसे हम समझ रहे हैं तो साक्षात्कार, बोध और अनुभव की क्रिया जीवन में घटित होती है। तो बल और शक्ति जो मानव में, जीवन में, ये अनुभव और प्रामाणिकता कि मैं सब कुछ को जान लिया, आर पार जान लिया। क्या जान लिया? पारदर्शिता, पारगामिता, पारभासिता। तो व्यापक कैसा है? पारदर्शी है, मैंने ये आर पार समझ लिया। व्यापक और इकाई कैसे हैं? तो पारगामी है, ये मैंने समझ लिया। अब ये आर पार देख भी लिया, पारभासी है, मतलब अब कुछ देखने को बाकी नहीं है, पारभासी, मुझे आर पार सब कुछ दिख गया है। और समझने के बाद प्रमाण होता ही है ना, मैं प्रमाणित कर सकता हूं, ये विश्वास स्वयं में आ गया। जो स्वायत्तता की बात कही थी वो है शक्ति, है ना, स्वयं में विश्वास, व्यवसाय में स्वावलंबी हो गए। तो ये प्रामाणिकता मतलब जो उसको मैं जी सकता हूं, उसके लिए जो बन रही है शक्ति का, शक्ति क्रिया के रूप में बहना। तो ये है मध्यस्थ बल और शक्ति। अगर अनुभव और प्रामाणिकता की क्रिया मनुष्य में नहीं होती तो मनुष्य फिर, है ना, जीव चेतना में ही जीता रहेगा, उसका वो अपने वैभव में, अपने पूर्ण वैभव में जी नहीं पाएगा। जी दीदी। ठीक है। और इससे वो हाँ, और फिर वो लिखते हैं कि इससे मैं भी चमत्कृत हुआ, और जितने भी लोगों को इसकी गंध लगी वो भी चमत्कृत हुए। तो मतलब ये वो उनको इसमें यही बाबा जी बोल ऐसा। रहे हैं, क्योंकि
अभी तक बाबा जी जो बार-बार कहते हैं कि जिन लोगों को भी कोई ज्ञान हुआ, या बोलते थे बाबा जी अपने गुरुओं से पूछते थे, तो वो कहते थे कि अनुभव को बताया नहीं जा सकता। ये सत्य अनिर्वचनीय है ना? इसको बताया नहीं जा सकता। तो बाबा जी सबको बताते थे, नहीं, सत्य को बताया जा सकता है, उसको जिया जा सकता है। तो उन्होंने जितना प्रयास नहीं किया था उससे ज़्यादा उनको फल मिला, इसीलिए वो कह रहे हैं मैं चमत्कृत हुआ। अब जिसको भी बताते थे कि सत्य को बताया जा सकता है, तो उसकी सुगंध से सभी चमत्कृत होते थे, कि क्योंकि अभी तक जीवन नाम की स्टडी किसी बुक में नहीं। हम आत्मा बोलते हैं, चित्त होता है, पर जीवन के इन 5 अंगों को, अंशों को, 122 आचरण को, इसको कहीं लिखा नहीं गया है, कहीं पे भी समझने के लिए कहीं पे भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसीलिए सब चमत्कृत हुए। हाँ जी दीदी। और दीदी इसमें ठीक है। विवेक सम्मत विज्ञान है, लास्ट लाइन में, हम्म लास्ट पैरा में 18 का, हम्म। कि उसका प्रयोजन की पहचान करना विवेक का तात्पर्य है, और यदि प्रयोजन समझ आए तो उसका हम विश्लेषण करेंगे। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर हम्म। दीजिए। तो विवेक सम्मत विज्ञान, विज्ञान सम्मत विवेक। हाँ दीदी। तो विवेक का जो आप परिभाषा देखे होंगे, विवेक का अर्थ एक तो प्रयोजन भी कहते हैं, लक्ष्य भी कहते हैं, और जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं ना, थोड़ा विवेक लगाओ, मतलब जितना सोच रहे हो उससे थोड़ा ज्यादा सोचो, थोड़ा और सूक्ष्म सोचो, अच्छे से सोचो। इसको हम अभी आम प्रचलन में विवेक कहते हैं। तो अच्छे से सोचो का क्या मतलब है? तो विवेक का मतलब है आप विवेकपूर्ण कैसे सोचोगे। तो मैं मानव रूप में कैसा हूं? विवेक का जो परिभाषा है, जीवन के अमरत्व को समझना, शरीर के नश्वरत्व को समझना, और व्यवहार के नियम को समझना। ये है विवेक का तात्पर्य। तो ये है मेरा प्रयोजन, कि जीवन रूप में मैं अमर हूं, शरीर रूप में ये नश्वर है, और जीवन और शरीर रूप में मैं मानव हूं। तो मानव मतलब व्यवहार करने वाली इकाई। तो व्यवहार के नियमों का समझ होना, ये है विवेक का परिभाषा। तो जब हम विवेक सम्मत होते हैं, है ना, कि जीवन को समझ गए, शरीर को समझ गए, और मानव रूप में व्यवहार को समझ गए, तो विवेक सम्मत होने से क्या है? अगर विज्ञान हम उसमें नहीं लगा रहे हैं, विज्ञान का मतलब है किसी दिशा को पहचानना, कोई लक्ष्य को पहचाना है, तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई दिशा है ना? अच्छा, लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी कोई सम्मिलित करने के लिए भी एक दिशा है। उस दिशा को कह रहे हैं विज्ञान। तो विज्ञान मतलब दिशा को पहचानना। तो जब हम कोई बात को समझते हैं और उसको जब हम पूरा करने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? अच्छा, क्यों, कैसे करना है, अच्छा कब करना है, कहाँ करना है, कितने समय करना है। तो कालवादी, क्रियावादी, और हम एक फिर निर्णयवादी कहते हैं। तो कोई काल भी हम देखते हैं, यहाँ पे किसी काल में उसको प्रमाणित करना है। अच्छा, फिर कालवादी, क्रियावादी, और फिर निर्णयवादी। तो कोई देश, दिशा, काल में ही हम किसी बात का प्रमाण देते हैं। ठीक है? तो कुल मिलाकर, और सरल रूप में मैं आपको बता रही हूँ, जब भी दिशा की पहचान हो रही है, तो लक्ष्य की भी पहचान साथ में हो। जब लक्ष्य की पहचान हो रही है, तो उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, दिशा, तो उसकी भी पहचान हो। तो जब भी अपन विचार कर रहे हैं, तो विवेक सम्मत विज्ञान, विज्ञान सम्मत विवेक। तो अभी आदर्शवाद में किसी मोक्ष नाम के लक्ष्य को तो पहचाना, पर उसके लिए दिशा क्या हो, इसमें थोड़ा अधूरापन दिखता है। विज्ञान ने एक दिशा दी है कि हाँ, हम एक दिशा को कोशिश करी है बताने की, पर लक्ष्य में देखें तो मानव को कहाँ पहुंचना है, इतनी स्पीड किस लिए, तो वो दिखता नहीं है। तो मध्यस्थ में, उसी मध्यस्थ सत्ता को ध्यान में रखते हुए कि बल और शक्ति संपन्न है हर परमाणु मनुष्य भी, इसीलिए विवेक सम्मत विज्ञान और विज्ञान सम्मत विवेक को बाबा जी ने ध्यान दिलाया है। जी दीदी। जी।
हाँ, अब तो मेरा, और अभी तो कोई प्रश्न इसमें नहीं है, फिर सीधा पेज 21 में ही है। तब तक और किसी को इसमें आगे अ, पूछना है? हाँ, एक बार उसके पीछे और किसी का प्रश्न अभी आया नहीं है, तो आपके प्रश्न को लेते हैं। जी, पेज 21 का ही बोलूं फिर? अ, मानव। इसके पहले एक बार पूछ लेते, एक मिनट। हाँ, आप पूछ इसके लीजिए। पहले और हाँ। किसी के कोई प्रश्न है क्या? तो हम पेज वाइज भी आगे बढ़ते जाएंगे। अचल बेटा, एक एक पेज का नाम लो। ये 18, 19 ऐसे जो भी आप पेज कर रहे हो। जी दीदी, तो अभी हम पेज 19 में है। तो पेज 19 में अगर किसी को कोई प्रश्न है, शायद व्हाट्सएप में किसी ने इसके ऊपर कहीं पे डाला था कि किसी का अनुभव सबसे पहले होता है। अच्छा जी। अम, तो पर इस है नहीं। इस ये प्रश्न किनका है और वो इसमें क्या पूछना चाह रहे हैं? दी आगे बढ़ जाते हैं मेरे ख्याल से। मैं ना अगली बार जो है ना प्रश्नों की एक लिस्ट बना के रख लूंगा, तो उससे अपने को इजी रहेगा ये देखने में कि मतलब कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे प्रश्न आए हैं। तो अभी एक बार पेज वाइज हाँ, आगे बढ़ दो। जाते हैं अभी। जी। ऐसा सही रहेगा ना? जी। जी। पेज नंबर 20 पे अपन आ गए हैं। तो इसमें कहीं पे किसी को कोई प्रश्न हो? ये 19 नंबर में भी है, वो नीचे में जो मैं भेजा था। हाँ जी जी भैया। हाँ, वो चक्कू भैया के मोबाइल से गया था मैसेज। हाँ, ये नीचे का नीचे की लाइन है, दो लाइन। तो अस्तित्व सहज सह अस्तित्व को हम यदि बुलावा देते हैं। इस लाइन को जो है ना, थोड़ा सा अपने को क्लियर नहीं हो रहा था इसमें। जी। जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। तो अस्तित्व सहज सह अस्तित्व को हम यदि भुलावा देते हैं, सिवाय संकट के, दुख के, और कुछ होता ही नहीं है। तो इस पुराने उसको जोड़ते हुए, मनुष्य को जब भी कुछ भी समझ में आएगा, वो सबसे पहले व्यापक और मैं का सहस्तित्व ही समझ में आता है। अनुभव में यही घटना होती है। सबसे पहले यही बात समझ में आने वाली है कि ये जो ऊर्जा है, व्यापक है, क्रिया शून्य मन है, इसको बहुत सारे नाम से बुलाते हैं। और मैं, है ना, अविभाज्य है, हम साथ साथ हैं। ये मनुष्य को सबसे पहले समझ में आता है। तो इसमें बाबा जी जो कह रहे हैं, तो अस्तित्व सहज सहस्तित्व को जैसे सूचना रूप में अभी हमें पता चलता है कि सहस्तित्व कोई वस्तु है, व्यापक और इकाई साथ साथ है। और उसको भी अगर हमने ठीक से जांच कर नहीं पढ़ा है और केवल मान है, तो हम उसको भुलावा दे ही देते हैं। अरे नहीं नहीं, ये तो आदर्शवादी बात है, असल में तो संघर्ष करना ही पड़ता है, सुख दुख साथ साथ हैं, और ऐसे नहीं चलता है, बगैर पैसे के कोई कैसे चलेगा। बाबा जी बोल देते हैं, पैसे को जला कर देखो, एक कप आप चाय नहीं बना सकते। ये सब कोई प्रैक्टिकल बात थोड़ी है। तो अगर हम तो इसके लिए पहली तो ये बात कि हम बहुत अच्छे से ये भुलावा कहीं हमसे ना हो जाए, इसीलिए बार बार ठोक बजा के, बाबा जी बोलते थे, ठोक बजा के जांचो और फिर ही मानो। है ना, इतनी सुंदर सुविधा बाबा जी ने दे रखी है। तो अभी भी हम देखते हैं, सह अस्तित्व का क्या मतलब है? सह अस्तित्व मतलब साथ साथ होना, है ना, साथ साथ हर वस्तु है। साथ साथ का क्या मतलब है? कोई चीज साथ साथ है मतलब संबंध है। संबंध का क्या मतलब? वहां पे विरोध नहीं है, वहां पे निर्विरोधिता है। तो अगर हम आज भी धरती के साथ संबंध को नहीं पहचानते,
उस संबंध को भुलावा देते हैं, तो धरती की देखिए क्या स्थिति हो गई। और अगर हम उस सह अस्तित्व को समझ पाते हैं तो धरती के साथ कितने सुंदर से जी सकते हैं। उसकी उपयोगिता को समझेंगे तो उसके पूरक हो पाएंगे। इसी तरीके से हमारे जितने संबंध है, वो पति पत्नी है, भाई बहन है, गुरु शिष्य है, माता पिता है, इसके साथ अगर हमसे कोई बैर हो गई तो हम उस संबंध को ही भुलावा देते हैं, चाहे वो व्यक्ति ऐसे ही है, हम संबंध को ही भूल जाते हैं और सहअस्तित्व की जगह, है ना, साथ साथ की जगह विरोध का भाव ये जन्म लेने लगता है। और कहीं कहीं तो वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता है, जन्मों तक चलता है, उसको लेकर ही मर जाते हैं, उस विरोध के भाव को। तो सहअस्तित्व ये मूल नियम है के साथ जीते हैं, दुख के साथ मर जाते हैं। तो सहअस्तित्व के नियम को भुलावा न दिया जाए, यही एकमात्र सच्चाई है ना। सब कुछ साथ साथ है, प्रकृति में संबंध है, निर्विरोधिता है, उसको हम समझते हैं तो फिर हम भी निरंतर सुख के साथ, समृद्धि के साथ, सुख शांति के साथ जी सकते हैं। ठीक है कमलेश भैया। हाँ हाँ दीदी, ये इसमें थोड़ा सा इसको अस्तित्व सहज को भी थोड़ा सा क्लियर करते तो ठीक रहता लगता है। ये तो अच्छा रहा सहज, इसका अस्तित्व समझ, अस्तित्व सहज हम्म। जो है, अच्छा, ये सह सहज, अस्तित्व तो अच्छा समझ आया। सहज का मतलब है चारों अवस्थाएं स्वाभाविक गति रूप में जो है उसको सहज बोले हैं। जैसे हम धरती पर, हमारी पृथ्वी पर देखते हैं, चारों अवस्थाएं अपने स्वभाव में, निश्चित आचरण में है, उसकी गति में है, मतलब उसकी परंपरा है। तो इसी को कह रहे हैं सहज। ठीक है भैया। हाँ दीदी, ठीक, बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। तो पेज 20 में अगर किसी को क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं पेज 21 में। मधु दीदी आपका क्वेश्चन था शायद पेज 21 में। हाँ जी, पेज 21 में मैं पूछ रही थी, संचेतना अर्थात पूर्णता के अर्थ में चेतना। जैसे हम चेतना विकास अभी तक सुन रहे थे, फिर संचेतना में अलग है कि पूर्णता के अर्थ में चेतना मानव परंपरा में व्यक्त करने का माध्यम है। तो इसको एक्सप्लेन करिए थोड़ा। संचेतना को समझना चाह रहे हैं। जी। अच्छा, एक मिनट, है ना, मैं परिभाषा संहिता साथ में रखती हूँ। आप इसकी परिभाषा देखे थे? नहीं दी, मैं पहला वो खोली, वो इतनी टफ लगी मेरे को, फिर मैं परिभाषा नहीं देखी, लेकिन आप अच्छा देखूंगी। अच्छा अच्छा, हाँ, परिभाषा आप देखेंगे ना, तो मैं एक हाँ चीज जी। सभी को कहना रही हूँ कि जैसे बाबा जी के जो प्रश्न थे, उसके उत्तर का जिम्मेदारी उन्होंने खुद लिया। तो क्या हुआ, वो खुद वहां तक पहुंचे, है ना। तो जब हम मेहनत करते हैं ना, तो आप उस मेहनत के बाद जो आप पाओगे, जो ढूंढोगे, है ना, और फिर जो पाओगे उसको आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो प्रश्न भी निकालिए, है ना, और खूब उसको ढूंढिए, अस्तित्व में ढूंढिए, परिभाषा में ढूंढिए। ठीक है, तो जी। संचेतना में चलते हैं। बढ़िया। हाँ जी, अब मैं अब तो ये फॉलो करूंगी। हाँ, ठीक है, सभी के लिए है। हाँ, तो संचेतना का अर्थ है जो मनुष्य में जानना, मानना, पहचानना व निर्वाह करने की क्षमता, योग्यता, पात्रता सहित क्रियाकलाप। तो मनुष्य ही एकमात्र वस्तु है जो जानने वाली वस्तु है, जानकर मानने वाली वस्तु है। तो जो मनुष्य में जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना, ये जो मनुष्य में, ये जो क्या कहें, एक पात्रता है मनुष्य में, है ना, मनुष्य में ये योग्यता है और मनुष्य में एक क्षमता है, और ये हर मनुष्य में है। हर मनुष्य जान सकता है, और जानकर मानना मतलब उसको प्रमाणित कर सकता है,
और उसको पहचान कर भागीदारी कर सकता है, जिसको हम कह रहे हैं निर्वाह करना, मतलब जीना। तो इस लाइन को पूरा ही ले लेते हैं कि शरीर संचेतना को अर्थात पूर्णता के अर्थ में चेतना को मानव परंपरा में व्यक्त करने का माध्यम है। ये सुंदर बात है। तो संचेतना अर्थात पूर्णता के अर्थ में चेतना, है ना। जब भी चेतना शब्द आ रहा है ना, तो वो व्यापक को कह रहे हैं। व्यापक के बहुत सारे नाम हैं। जीवन को चैतन्य वस्तु कह रहे हैं और व्यापक को चेतना। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जानना मतलब, अभी जो पहले बात हुई, तो जानते हम किसको हैं? सह अस्तित्व को। वो ईश्वर और मैं साथ साथ हैं। ईश्वर और मैं अलग अलग वस्तु नहीं है, हम अलग होकर भी सह अस्तित्व में हैं। मैं अविभाज्य हूं ईश्वर में। इसको जब हम जानते हैं तो हम क्या हो रहे हैं? जैसे आप व्यापक को समझ गए, उस ऊर्जा को समझ गए, तो आपके माध्यम से, है ना, आप हो किस में भीगे? चेतना में। तो वो चेतना व्यक्त होने लगती है। मानव के व्यवहार में, कार्य में चेतना ही तो व्यक्त हो रही है। कैसे व्यक्त होती है? जीने दो और जियो के रूप में, है ना। तो बाबा जी एक बहुत सुंदर एक वीडियो में बोले हैं, देखो व्यापक को अपने गर्भ में सबको जीने दे रहा है, और मनुष्य इसको नहीं समझता है, तो कैसे दूसरे को जीने देता है क्या? वो सोचता है पहले मैं जीऊं फिर दूसरे जिए। तो है ना, चेतना, चेतना इकाई के माध्यम से व्यक्त हो रही है। जीने दो और जियो, जैसे व्यापक इकाई के साथ में जी रहा है, वैसे आप हर मानव के साथ, पूरी प्रकृति के साथ, वैसे चेतना है। चेतना को मानव परंपरा में व्यक्त करने का एक माध्यम है। इस तरीके से मानव परंपरा में जीने दो और जियो, और है ना, इसके साथ में मनुष्य जीने लगता है। और यही, इसी का नाम है संस्कार। परंपरा का मतलब है कि मैंने जो किया, मेरे बच्चे उसको स्वीकार करें, उनके बच्चे उसको स्वीकार करें। वैसे ही शब्द रूप में भी, भाव रूप में भी, जीने के रूप में भी, तीनों रूप में अगर उसको स्वीकार करे तो बना मानव परंपरा। और ये इसीलिए मुमकिन है क्योंकि चेतना तो निरंतर है ही, और चेतना रूप में, है ना, उस अस्तित्व रूप में हम जीने लगेंगे तो आपकी अगली पीढ़ी उसको स्वीकार करेगी ही। इतना सुंदर जीना है, हम इसको बाबा जी के साथ देख चुके हैं। उसमें कहीं भी इफ्स एंड बट्स नहीं होते। मतलब ऐसे लगता है कैसे उसकी एक भी बात ना छूट जाए, मतलब, है ना। बहुत सुंदर बात है ये। क्या पहुंच पाई? हाँ जी दीदी, बढ़िया। बहुत बढ़िया दीदी बताया। बीच में एक सवाल आ रहा बहुत था, सुंदर। वो जीने दो और जियो। हम्म। हेलो। जी भैया। हाँ, ये अभी आ रहा था, जीने दो और जियो, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने का था, लग रहा था। जी। तो जब हम जीने दो और जियो, ये मानव व्यवहार दर्शन में लगभग 23 सूत्र बाबा जी ने दिए हैं, जो संपूर्ण को समझने के लिए इतने ही हैं। तो सबसे पहला उद्घोष लिखे हैं, जीने दो और जियो। तो देखिए पूरी प्रकृति को देखिए ना, एक पेड़ पौधे को हम देखते हैं तो वो जीने दे रही है, वो पदार्थावस्था को एनरिच करती है। और अपनी जैसे जब हम, या फिर उससे भी अच्छा मैं एग्जांपल लूं, आप अपने परिवार में हम देखते हैं, तो जब आप 100 लोगों के लिए, या आपकी पत्नी है ना, महिलाएं अक्सर जब सबके लिए खाना बनाती हैं तो उनका भी खाना, उनका भी पेट भरता ही है। जब आप सबके लिए एक मकान की व्यवस्था करते हैं तो अपन भी रहते हैं। जब आप सबके लिए शिक्षा के लिए व्यवस्था करते हैं तो अपने लिए भी हो जाता है। तो ये एक प्राकृतिक नियम है कि जब आप जीने देते हैं तो जीना बनता है, और दूसरे का जीना रोकते हैं तो अपना भी जीना नहीं बन पाता। जब हम दूसरे का जीना रोकते हैं तो कहीं ना कहीं आज पूरा मनुष्य उसी भय में तो है। अभयता आया कहाँ है? तो मानव का जो लक्ष्य है, समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व, वो आ ही नहीं पाया है
क्योंकि हम सब ने दूसरे को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया है, जीने नहीं दे रहे हैं हम। पहले हमारा तो पूरा हो जाए, तो एक गलत डायरेक्शन से अस्तित्व के नियम को वापस से भुलावा दे दिए, तो दूसरे का ब्लॉक करके अपना भी ब्लॉक रहता ही है। उस अभयता में हम मानव लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते। तो ये एक सुंदर व्यवस्था पूरी प्रकृति में है। देखिए हवा भी निरंतर हम कितना पॉल्यूशन करते हैं, पर फिर भी हमको जीने ही दे रही है। ये पूरी धरती, हम उसको कितना उसका पेट फाड़ रहे हैं। दिवाली में बगैर बम फोड़े काम ही नहीं चलता, होली में बगैर पानी गंदा किए काम ही नहीं चलता, पर फिर भी ये हमको जीने दे रहे हैं। तो यही हमको सीखना है पूरे अस्तित्व से। ठीक है भैया? हाँ दीदी ठीक है, पर थोड़ा सा और इस वजह से कि मैं जिंदा रहूंगा तभी, तो थोड़ा सा मन में ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदा रहूंगा तभी तो सब कुछ देखूंगा। ये आ, ये नहीं ऐसा ये बस श्लोक, ये मेरे को जो बाबा जी का लिखा हुआ, ये मेरे को भी ठीक लग रहा है जीने दो, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन चल रहे थे, तो इसलिए मैं जिज्ञासा बस पूछ रहा हूँ। हम्म, आ, इसमें एक जब बाबा जी ने हमारा विद्यालय खोला ना, तो हमको बहुत जोर की डांट लगाई थी। जैसे होता है ना, अरे मैं तो पहले समझ लूं, फिर ही तो मैं जी पाऊंगा, है ना, मैं खुद तो कर लूं। तो बाबा जी बोले थे अपने अनुभव के लिए लगोगे तो, है ना क्या, तो एक ऐसे शब्द बाबा जी उपयोग करते थे, तो मरने की ओर जाओगे। सबके अनुभव के लिए व्यवस्था करोगे तो कहीं पहुंचोगे। तो उस दिन से हमको ये समझ में आ गया था कि अपने लिए मैं कर लूं, फिर मैं ऐसे सोचूंगा, मतलब वो मैं ही हमारा खत्म हो गया। तो अभी स्वाभाविक सी बात है, ये हम सबके साथ होता है, पहले खुद तो समझ लो, पहले खुद तो कर लो। जबकि ये सिस्टम ही नहीं है अस्तित्व का। अस्तित्व का सिस्टम है सबके लिए तो कर लो, उसमें तो मैं शामिल ही हूँ। ऐसा, इस पे डिटेल में और कभी बात करते हैं, ठीक अगर है अभी भी दीदी ठीक। स्पष्ट नहीं हुआ तो। हाँ नहीं नहीं ठीक है, और करें। ठीक। देखिए प्लीज इस पे जरूर बात करेंगे कि जो अभी आपने बोला कि सभी के लिए कर लो, जो बाबा जी ने कहा था। हेलो। जी जी भैया, इसमें क्या जो भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है जो भैया? अभी अभी आपने एक लास्ट लाइन बोला ना, कि जो हाँ। बाबा जी ने डांट लगाया कि और कहा कि अगर सिर्फ अपने लिए करने जाओगे तो नहीं पहुंच पाओगे। हम्म, इसके लिए तो बहुत बार हम लोगों ने डांट खाई है, क्योंकि हम जीव चेतना में है ना, तो जीव चेतना में ऐसे ही लगता है कि खुद में स्टेबल नहीं है तो दूसरे को कैसे स्टेबल करें, है ना। तो इसके लिए तो जैसे हमने, जब हम दोनों ने नौकरी छोड़ी, तो हम्म। और बाबा जी ने बोला कि लाइफ विल बी एडवेंचरस, तो बोले अब क्या करें बाबा जी, तो बोले समाधान समृद्धि को प्रमाणित करो। अच्छा, अब उसमें क्या करें बाबा जी, तो उत्पादन करो। अच्छा, तो अब हम तो कभी खेत में उतरे हुए नहीं थे, क्या उत्पादन करें। तो हैं हम एक परिवार, बोले 4 परिवार के लिए उगा पाओ ऐसे श्रम करना। तो अ, वहां से हमें ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो समझ में आया 4 लोग का पेट भरोगे, 4 परिवार का, तो आप आपके लिए व्यवस्था तभी बनती है ना। आप खेती करोगे, अकेला आपका खेत तो अविभाज्य है नहीं ना, सारे हम्म। खेत तो साथ साथ जुड़े हैं, सारे परिवार तो साथ साथ जुड़े हैं, संबंध तो हम्म। है ही। इसीलिए अकेले में समृद्ध नहीं हुआ जा सकता, है ना। अकेले में समाधान को प्राप्त कर लूं, ये नहीं हो सकता, सहअस्तित्व है ही। तो सबके लिए व्यवस्था होती है तो मेरे लिए होती ही है। ओके, मतलब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अकेला अगर मैं चाहूंगा कि मुझे मिल जाए, समृद्ध हो जाऊं, बाकी लोग ना हो पाए, या मैं अकेले समझ जाऊं, बाकी लोग समझे ना समझे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। सबके साथ ही मैं पूरा होऊंगा। सुचित्रा दीदी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हैं कि जब भी पेड़ में फल पकता है तो एक नहीं पकता, हम्म। सभी पकते हैं। सही बात। तो ये असल में अस्तित्व का ही नियम है। व्यापक वस्तु हमको जीने दे रही है ना।
ठीक बात है। धन्यवाद। जी भैया। तो दीदी आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 21 में व्हाट्सएप पे नीचे नित्या दीदी का एक प्रश्न था इस लाइन से। नित्या दीदी अगर ऑनलाइन होते तो अपना प्रश्न रिपीट कर दें प्लीज। अच्छा, शायद आज वो नहीं ज्वाइन की है। तो पेज नंबर 21 में अगर और किसी को कोई जिज्ञासा हो तो एक बार आप रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पेज 22 में। पेज 22 में अगर, हाँ पेज 22 में ऑलमोस्ट ये वाला फिर खत्म हो जाता है। अच्छा, ठीक है। तो यहीं तक ही प्रश्न आए थे अभी तक? जी व्हाट्सएप पे तो यही तक थे शायद तक। हाँ ठीक है। दीदी, जी। तो आज आप पेज 23 लेंगी क्या अभी? नहीं, अभी नहीं लेंगे दीदी, इसको है ना, क्योंकि अभी हाँ सब समय हो पढ़े गया नहीं है। हैं। हाँ, हाँ इसीलिए फिर मैं रुक गई हूँ अभी। ठीक है। तो समय भी हो गया है और आगे से ये जो जीवन विद्या का है, आपसे मैं बार-बार उसी को अनुग्रह भी कर रही हूँ और बाबा जी का एक आशीर्वाद या फिर उपदेश के रूप में कि हम जी दीदी, सभी इसको परिभाषा पढ़ने के लिए। हाँ, 4-4 बार पढ़ें, बहुत ही कम है। तो अगले में जब हम मिलेंगे तो 5 पेजेस ये जो हैं, यहाँ से 5 पेज को ही हम करेंगे और एक-एक पेज में जो भी आपके प्रश्न बन रहे हैं, जिज्ञासा बन रहे हैं, उसको आप व्हाट्सएप करें। परिभाषा भी देखिए, आप लोग जो मेहनत करेंगे वो आपका स्वत्व होगा, है ना? तो सुचित्रा दीदी आप हो क्या? हाँ दीदी। हाँ, सुचित्रा बहन जी, कुछ अंत में आपके आशीर्वचन, शुभ वचन रख दीजिए। नहीं, वह तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है पूनम बहन जी। सारे लोगों के क्वेश्चन सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, अपने में भी गति काफी बढ़ रही है। तो सच बात है, आप सब लोग हमारे अध्ययन की गति को भी काफी बढ़ा रहे हो और हमारी और निष्ठा अध्ययन को प्रखर करने की बढ़ गई है। तो एक प्रकार से आप सब लोग हमारे लिए बहुत ही सुंदर अवसर के रूप में आए काफी। तब मैं भी काफी गहराई की ओर जा रही हूँ, ऐसा मुझे भी दिखाई देता है। आप लोग के क्वेश्चन आना, आपका जिज्ञासा आना बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो बढ़िया चल रहा है पूनम बहन जी, बहुत बढ़िया। बहुत ऐसे बढ़िया। जुड़ने के लिए लगते हैं, लेकिन क्या है कि एक घंटे का टाइम है और 1 घंटे के टाइम में एक आंसर कर दे तो थोड़ा बीच में ऐसा 2 क्रॉस मत हो जाए। तो मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इसमें कुछ जोड़ना चाहिए, तो मैं व्हाट्सएप में बाद में उसको पोस्ट कर दिया करूंगी। और कभी एकदम लगता है कि हाँ अभी इमीडिएट देने की चीज है तो मैं आपका तुरंत ही उसको रोक करके भी शेयर कर सकती हूँ। तो बढ़िया चल रहा है और मुझे लगता है कुछ जोड़ना है तो कुछ आंसर तो मैं व्हाट्सएप में डाल दिया करूंगी, जैसे सोचती हूँ। तो बहुत बढ़िया। जी बहुत दीदी। धन्यवाद। ठीक। दीदी आप व्हाट्सएप पे व्यवहार के नियम आप डालिएगा अगर डाल पाए तो। ठीक है, मैं भी कुछ प्रतिभा व्यक्त उसको मैं डाल दूंगी, सोची हूँ तो ठीक रहेगा। ठीक है, मैं सुनते रहती हूँ, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, कितना सुंदर पूनम बहन जी का आंसर है और कुछ ऐड ठीक है, तो सभी को ठीक है, पर यही सोच सब रही थी कि जी क्वेश्चन थोड़ा पहले आ जाए, मतलब 1 दिन पहले या फिर जिस दिन अध्ययन होगा हमारा उसके दोपहर तक भी आ जाए तो देख लें और थोड़ा प्रिपेयर्ड हो बैठे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो जी सभी लोग दीदी। देख लेंगे। आप लोगों को चीज रचिता चालू करने की समय आता है, थोड़ा सा पहले आप लोग बुला दे। हाँ सही, यही सही ठीक है है, बाकी दी। बहुत बढ़िया है, बाकी सबका आपके ठीक है क्वेश्चन दी। बहुत अच्छे आप हैं, गहरे आप दोनों अच्छे। को प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद दी।
रखती हूँ। बिल्कुल सबको एक दूसरे का क्या बोलते हैं सहयोग ही है जिससे अपन बढ़िया कर पा रहे हैं। ठीक है दीदी, नमस्ते तो सबको। ठीक है, हाँ नमस्ते सबको, अभी सब बहुत अच्छा। सभी को नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सभी को। सभी को नमस्ते। नमस्ते। आवाज आई? सभी को नमस्ते। नमस्ते।